बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस हफ्ते अदालतों में गहमा गहमी रही और आज के दिन तो ये हुआ कि तहरीक इंसाफ के वकला मुंतजिर थे कि फैसला होगा, लेकिन तारीख मिल गई। अदालतों के हवाले से तशवीश का इजहार किया जाता रहा। पाकिस्तान बार कौंसिल ने तशवीश का इजहार किया, लेकिन गुज़िश्ता रात एक इंटरव्यू हुआ जिसका ट्वीट आसमा शिराजी साहिबा ने अपने प्रोग्राम के क्लिप का एक ट्वीट किया। वो वीडियो ज़रा सुनते हैं। पिछले हफ्ते क्या कुछ होता रहा, किस बात पे तशवीश का इजहार किया जाता रहा, तमाम मामलात शायद बासानी समझ में आ जाए। और आज के प्रोग्राम में जहां तमाम बातों पे गुफ्तगू करेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की रिहाई के हवाले से गुफ्तगू करेंगे, जेल में उनकी हालत ज़ार क्या है, बुशरा बीबी की दरख्वास्त क्या है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन ज़रा ये क्लिप सुने क्योंकि इब्तिदा यहीं से करनी है। ये रविश कायम रही तो फिर लोगों के सामने असरात हैं। जस्टिस मकबूल बाकर निगरान वज़ीर आला हैं सूबा सिंध के, अभी हाल ही में रिटायर हुए हैं। उनका ये कहना था, पैनल का तारुफ मैं आपको करवा दूं। हसन रज़ा पाशा साहब पाकिस्तान बार कौंसिल किसी तारुफ के मोहताज नहीं, नुमाइंदगी करेंगे। जहांगीर जदून साहब सीनियर तज्ज़ियाकार होने के साथ साथ कानूनदान भी हैं, वकील भी हैं। नईम पंजोता साहब इमरान खान साहब की कानूनी टीम के अंदर एक अहम हिस्सा है और आज लिफ्ट में भी फंस गए थे। वो ज़रूर पूछेंगे कि लिफ्ट में हुआ क्या था। सुना है कि 20-22 लोग चढ़ गए थे या 19 के करीब लोग चढ़ गए थे। गुंजाइश कितनी थी, हुआ क्या था, साजिश है या वाकई ऐसा हुआ था, नईम साहब से पूछेंगे। लेकिन सबसे पहले जो मकबूल बाकर साहब की जिस वीडियो का मैंने कुछ देर पहले तस्करा किया, उसके ऊपर एक बात कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या कुछ हो रहा है और किस चीज़ के ऊपर जो है वो एक सीनियर जो है वो साबिक जज जो बिल्कुल हाल ही के अंदर इन तमाम जजेस के साथ काम भी कर चुके हैं और हाल ही में रिटायर हुए हैं, उनका तबसरा इतना मामूली है नहीं। जहांगीर साहब, मेरे पास अभी मैंने 2 मिनट पहले एक क्लिप चलाया जिसमें जो है वो जस्टिस मकबूल बाकर साहब ने गुज़िश्ता रात एक इंटरव्यू दिया है आसमा शिराजी साहिबा को। उसमें वो कहते हैं कि जी हमने बड़ी कोशिश की कि जी आपस में बैठ जाएं, मामलात को समझ रहे हैं। पाकिस्तान बार कौंसिल ने कोशिश की, ज़ाती तौर पे अपना तस्करा उन्होंने किया कि मैंने कोशिश की कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस के दरमियान गुफ्तगू से अंदाज़ा हो रहा है कि किसी तफरीक का तस्करा हो रहा है, क्योंकि सवाल तफरीक के ऊपर ही था। लेकिन उन्होंने कहा कि अब देर हो गई और मज़ीद जो है वो मामलात ख़राब होने की तरफ जा रहे हैं। तो एक ऐसा जज जो बिल्कुल हाल ही में भी सुप्रीम कोर्ट से जो है वो फारिग हुआ और रिटायर हुआ हो, उसकी ये बात कितनी बड़ी जो है वो तबाही साबित कर रही है उस पूरे मामले के अंदर, कि जिसको हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर देख रहे हैं। कि उन्होंने जजमेंट भी दी है, बाद उन्होंने जजमेंट भी लिखा भी था जी कि बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रॉपरली नहीं होती और बेंच में जो है सीनियर जजेस को इग्नोर किया जाता है। तो ये तो मतलब ये फैक्ट्स नोन टू एवरीबॉडी, इसमें तो कोई अब छुपी हुई बात नहीं है कि फिर इन बेंच की वजह से सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट बनाया गया, फिर उसको एक्ट बनने से पहले ही रोक दिया गया, क्योंकि अगर वो एक्ट बन जाता तो फिर बेंच उसके मुताबिक बनते। तो कोशिश तो की है बाज़ में, लेकिन अब इनके अंदर इतनी, अब आपको पता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर डिवीजन आ चुकी थी, लेकिन उम्मीद है हो सकता है कि ये अपना 15 सितंबर के बाद हो सकता है कोई इसके अंदर इंशाल्लाह इम्प्रूवमेंट आ जाए, इसमें उम्मीद तो है हमें। अच्छा, अब ये बताइएगा जहांगीर साहब, आपको कितना गैर मामूली लगता है कि जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो एक जिस तरह से आप ये कह लें कि कहा यह जाए कि जी फौरी तौर पर जो है वो कल फैसला करें, कल दोपहर तक फैसला करें, इस तरह की प्रेसिडेंट पहले मिलती थी? नहीं, देखिए, ये तो मैं अभी कितने ही मतलब कल से चैनलों पे कोई 10-15 पे कह चुका हूँ कि ये बहुत अनयूजुअल भी थी और अनफॉर्चुनेट भी थी। उसकी रीज़न ये है कि आप ये अभी थोड़ा सा मैं आपका एक मिनट लूँगा। जी जी। जब कोई केस ट्रायल हो रहा होता है तो उसमें मुख्तलिफ किस्म की एप्लीकेशंस आती हैं और बाज़ एप्लीकेशन डिसाइड होती हैं, तो फिर वो दूसरी जिस पार्टी के अगेंस्ट हो या वो आगे हाई कोर्ट में चले जाते हैं। तो जब पटिशन उधर होती है तो एक पूरे केस का फाइनल जजमेंट जो है वो आ जाता है, या फाइनल डिग्री या जो भी फाइनल आर्डर होता है वो आ जाता है। उसके अंदर जो पेंडिंग एप्लीकेशन होती है उसको कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ मर्जर। ये वो फिर सारी मर्ज होके एक फाइनल जो शेप में डिग्री आ जाती है, आप उसको अपील में चैलेंज करते हैं। तो अगर कोई ऐसी एप्लीकेशन है या ऐसा एक पॉइंट ऑफ लॉ था या पॉइंट ऑफ जुरिस्डिक्शन था या पॉइंट ऑफ फैक्ट्स था जो उस ट्रायल कोर्ट ने नहीं कंसिडर किया ड्यूरिंग द ट्रायल, तो वो आपका यू हैव द गुड ग्राउंड इन अपील। बिल्कुल, उसी पे आपकी अपील दोबारा खुल जाती है, आपको एक अच्छा ग्राउंड मिल जाता है कि ये जी मैंने इन राइटिंग एप्लीकेशन भी दी थी, मेरी एप्लीकेशन पे ये फैसला हुआ, मुझे सुना नहीं गया, मेरे साथ ये हुआ है, ये एज पर लॉ जो है वो नहीं हुआ है। उस पे फिर आपको पता है वो उसमें एक अच्छा ग्राउंड बनता है फॉर अपील। बिल्कुल। इस केस में भी इस तरह हुआ था कि जब ये केस फाइनल हो गया तो अपील उन्होंने हाई कोर्ट में कर दी थी, तो उसकी एक
जो पहले वाले ऑर्डर की एक अपील थी वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग थी। हालांकि वो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट को मेरे ख्याल में ये कहना चाहिए था कि अब ये आपकी जो एप्लीकेशन है इन्फ्रेक्चुअस हो गई हैं, आप हाई कोर्ट की ऑर्डर का इंतजार करें, जो अपील में जो भी ऑर्डर करेंगे तो फिर उसके बाद जो भी आपके पास लीगल रेमेडी है। अब सुप्रीम कोर्ट ये भी नहीं कह सकती कि आप अपील के बाद हमारे पास आ जाएंगे। देखो ये तो वकील का काम होता है या क्लाइंट का काम होता है कि वो आगे अपील करता है नहीं करता, वो सेटिस्फाई है नहीं सेटिस्फाई है। तो इसमें तो ऐसा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने मेन केस ही एक किस्म का खोल दिया, ऑब्जर्वेशन भी दे दी और फिर ऑर्डर भी कर दिया। तो ये थोड़ा सा मेरे ख्याल में राइट पे इस तरह नीचे वाली जो होती है, हालांकि हाई कोर्ट मुतहद तो नहीं है सुप्रीम कोर्ट के, वो इंडिपेंडेंट। तो उसमें ये है ना कि आप ये थोड़ा सा मतलब राइट प्रेजुडिस हो जाते हैं। आल्दो कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो हाई कोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के मुतहद नहीं है, वो एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है हाई कोर्ट। लेकिन हैविंग सेड दैट फिर भी एक जब रिमार्क्स आते हैं किसी चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट से, एक मतलब एक बेंच होता है, उसने अपील सुननी होती है, तो जिसके अगेंस्ट फिर रिमार्क्स आते हैं या दूसरी पार्टी होती है वो समझती है कि क्योंकि मेरे राइट जो है प्रेजुडिस हो रहे हैं, हो सकता है इस ऑब्जर्वेशन की वजह से कोई केस पे असर पड़ जाए। लेकिन जो अब मामला चल निकले हैं तो उसमें तो एक तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जी आज ही फैसला करें, वो भी फैसला उन्होंने नहीं किया। फिर आज के लिए फिक्स था, आज फिर उन्होंने उनका इलेक्शन कमीशन का उनके मुताबिक जो है उनका वकील बीमार हो गया है, तो फिर वो आज मंडे को चला गया। तो बस ठीक है, हाई कोर्ट ने अच्छा फैसला दे दिया कि मंडे को करेंगे। अब इसमें देखा उन्होंने ये भी रेफरेंस दिया कि जी नीचे वाली ट्रायल कोर्ट ने भी जल्दी में कहा था, तो फिर एक पार्टी को बड़ा इतराज हो गया। बिल्कुल, तो दोनों को सुन के जो भी फैसला करें बेहतर फैसला करें लॉ के मुताबिक। लेकिन जहांगीर साहब आपको गैर मामूली नहीं लग रहा है ये सब कुछ जो हो रहा है, जिस तरीके से स्पीडी ट्रायल हो रहा है? एक जानिब हम देखते हैं, मैं नईम साहब की तरफ भी जाऊंगा, एक तरफ हम देखते हैं कि आज चीमा साहब के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में एक ऑब्जर्वेशन है जस्टिस अतर मिनुल्लाह की, उन्होंने कहा कि जी 3 साल तक सजा हुई, कोई कौन इसकी रेमेडी करेगा। एक जानिब तो हम ये देखते हैं कि लोग 3 साल 5 साल, ऐसा भी हुआ है कोर्टों के अंदर के लोग मर गए हैं, मरने के बाद उनको बाइज्जत बरी किया, और दूसरी जानिब स्पीडी ट्रायल हो। ये तो देखे ना, अब ये अगर ये जो पीटीआई वाले वकील माने या ना माने, यही मैं कहता हूँ इनको कि मैं अगर एक मेरिट पे बात करता हूँ, आपको बड़ी पसंद आती है, तो आप भी मेरिट पे बात किया करें कि आप ये समझें कि जो आगे लोग थे, चाहे जिसी भी पार्टी के थे, PMLN के थे, दूसरी किसी पार्टी के, उनके साथ जो ज्यादतियां हुई हैं उनका मुदावा नहीं हो सकता। किसी को 2 साल कैद, किसी को 3 साल, कोई रिमांड पे 60-60 70-70 दिन। तो इनके तो जो लीडर हैं वो अभी जुमा 8 दिन, टोटल 10-15 दिन हुए हैं उनके, या हम नहीं कहते कि बेगुनाह कोई अंदर जेल में रहे, एक दिन भी नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। लेकिन आप दूसरे लोगों को, उनकी भी तो राइट है, वो भी सीनियर सिटीजन है, वो पाकिस्तान के इक्वल सिटीजन है। जहांगीर साहब पाशा साहब मुझे थोड़ी देर में ज्वाइन कर लेंगे, तो मैं उससे पहले चाहता हूं कि नईम साहब से भी इसका जवाब ले लूं। जाहिर है कि उन्हीं के हवाले से बात एक हुई है। नईम साहब ये फरमाइएगा कि लिफ्ट के अंदर आप लोग आज जो है वो एक अफसोसनाक मामला हुआ कि बंद हो गए थे, आप लोगों का कसूर था, कोई साजिश लगती है? क्या हुआ, क्या था? 18, 19, 20 लोग चढ़ गए थे, क्या हुआ था? देखें जी, मैं जो आपने सवाल पूछा है उसके साथ पहले तो चलें लिफ्ट के हवाले से आपने सवाल किया तो मैं वो बताऊंगा, और उसके साथ दूसरा सवाल जनाब दूसरी जो बात डिस्कशन हो रही है केस के हवाले से वो ऐड करूंगा। जब हम हाई कोर्ट से निकले हैं, यानी कि कोर्ट रूम से, और हमने जो है लिफ्ट की तरफ हम लिफ्ट में दाखिल हुए हैं, तो वहाँ पर ये हुआ कि अचानक से जब लिफ्ट चलने लगी तो हमने देखा कि वो रुक गई है। तो हमें तो कोई समझ नहीं आ रही थी कि लिफ्ट रुकी क्यों है, क्या हुआ है, किधर से जो है इसे प्रॉब्लम हुआ है। अचानक से लाइट भी चली गई। अब अंदर प्रॉब्लम ये था कि सिग्नल भी नहीं थे। तो हमने कोशिश की कि किसी तरीके से जो है उनसे रब्ता किया जाए, कि जो इंतज़ामिया है, जो ऑपरेटर हैं, कि उन तक हमारी एक्सेस हो कि लिफ्ट बंद हो गई है और उन्हें बताया जाए। लेकिन वहाँ पर सिग्नल के ना होने की वजह से थोड़ा सा हमें लेट हो गया। एक कोने में जाकर कहीं सिग्नल आए और ट्वीट भी हम वहाँ से कर पाए, और इंतज़ामिया से रब्ता किया कि जनाब सेक्रेटरी साहब को भी मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा जी हम फंसे हुए हैं, आप इधर कोई है बंदा भिजवाएं या कोई इसका इंतज़ाम करें, लिफ्ट को जो वो काटने वाली कोई मशीन है वो लेके आएँ, या जिस तरह से भी आपने करना है। अब आप ये देखें कि 45 मिनट्स जो हैं गुजर जाते हैं, और उसके बाद जो है ऊपर से एक आवाज़ हमें आती है लिफ्ट के अंदर। जो ऑपरेटर साहब हैं वो बोल रहे होते हैं, वो कहते हैं जी कि आप जो है ना लिफ्ट के करीब ना जाएं, मतलब जो है दरवाजे के थोड़ा सा हट जाएं और थोड़ा सा पीछे होके आप जो है ना खड़े हों। तो लिहाजा 45 मिनट्स के बाद वो ऑपरेटर हमसे राब्ते में आता है। पहला तो सवाल ये है ना कि वो ऑपरेटर जिसकी ड्यूटी है कि अगर लिफ्ट खराब होगी या लिफ्ट जो वो वैसे वाच करेगा कि किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि उसके अंदर ना तो एसी है लिफ्ट के अंदर और ना ही कोई वहाँ पर फैन, और बिल्कुल नई लगी हुई है, ऐसा भी नहीं है कि कोई बहुत पुरानी लिफ्ट है, अभी बिल्डिंग बनी अभी है।
नई लिफ्ट है। बंदा ऊपर से जब नीचे आता है तो वो 3 स्टेप हैं, क्योंकि चीफ साहब की अदालत तीसरी मंजिल के ऊपर है, तो वैसे ही पसीना इतना ज़्यादा आ जाता है अगर लिफ्ट में रूटीन के मुताबिक भी आ पाएँ। तो अगर 5 मिनट भी वो रुक जाए, क्योंकि वहाँ पर लोग वाकई थे, उसके अंदर 10, 12, 14 लोग होंगे, लेकिन जितने लोग उधर थे हम वो देख रहे थे कि कैपेसिटी जो है वो कितनी है, वज़न कितना उठाने की है। तो वो मीडिया वाले साफ़ियों ने भी वहाँ पर रिपोर्ट किया और वो पर लिखा हुआ था, वो फिगर अभी भी मौजूद होगा और वीडियो भी मौजूद होगी कि लोग कितने और कैपेसिटी कितनी है। कैपेसिटी ज़्यादा की है वो वहाँ पर लिखी हुई है, रिकॉर्ड का हिस्सा है। ठीक हो गया, ठीक है जी। तो बात यह है कि हमें इस चीज़ से गरज नहीं है कि हमें वहाँ पर जो रखा गया जानबूझकर आए नहीं और फिर उसके बाद 2 बंदे आते हैं और वो हमें देते हैं जी कि जनाब ये लें जी, अंदर से हम वो राड लेके और हम अंदर से कोशिश करते हैं। हमारे जो बुकला हैं जो वैसे भी वकील हैं, एक तो पीटीआई के हो गए, वैसे भी वकील आ गए थे, तो उन्होंने सब ने कोशिश की और वो दरवाज़ा तोड़ा और आगे ये बयान दिया जा रहा है कि जी वहाँ पर जो अमला पहुंचा उसको सही जो है ना गाइड नहीं किया गया कि वो किधर हैं। अब ये कोई बात करने वाली चले नईम साहब, अल्लाह ताला रहम करे, किसी को भी आप देख लें कि किधर शोर है, बड़ा ऐसा महसूस होता है किसी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर लिफ्ट में रखें, अगर एफआईए में बुलाएं, लिफ्ट में रखें या 9 मई को जो है वो सर जो हमारे फाड़ें, फर्क नहीं पड़ता। हमने वकालत के लिए हम वकालत कर रहे हैं और अगर आज वकीलों के ऊपर हमले हो रहे हैं और वकीलों को वकालत से रोका जाएगा तो फिर मुल्क में तो जो है वो एक वकीलों की आवाज़ थी, फिर तो वो भी बंद होगी। सहाफ़ियों की आपने वैसे कर दी, आपने मीडिया के ऊपर वैसे पाबंदियां लगा दी और जो है आप हमारे ऊपर भी आप जो है प्रेशराइज करके लोगों के वकीलों के घरों में छापे मारे जा रहे हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम खड़े हैं, हम इंशाल्लाह उनकी वकालत करेंगे। जितनी असिस्टेंस उनको चाहिए, लीगली सपोर्ट चाहिए या उसके अलावा भी उन्हें सपोर्ट चाहिए, जिस तरह की चाहिए, हम खान साहब के साथ खड़े हैं। नईम साहब अब थोड़ा सा अगर ये भी बयान कर दें, अल्लाह ताला आपको महफूज रखे, आपके जो है वो इस तरह के मामलात से आपको क्या सबको ही पूरे पाकिस्तान को महफूज रखे और पाकिस्तान का भला हो। नईम साहब जो केस के मेरिट पर जिस तरह जहांगीर जदून साहब ने कहा, क्योंकि मैंने पाशा साहब की तरफ जाना है, पाशा साहब से मुताल्लिक ही सवाल है, सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, इस तरह से मकबूल बाकर साहब के इंटरव्यू का मैंने एक हवाला भी दिया, आप लोग मेरिट के ऊपर क्यों नहीं जाते? जिस तरह से जदून साहब ने कहा कि जिस वक्त आपके हवाले से कोई चीज़ आए तो आपको लगता है कि ठीक है, तो अगर वकला भी मेरिट के ऊपर नहीं जाएंगे और ये समझेंगे कि जी जब उनके हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने आउट ऑफ दी वे जाकर कोई रेमेडी दी है तो वो ठीक है, लेकिन वैसे अगर कहीं ताखीर हो जाए तो आप लोग नाराज होते हैं? देखिए बात यह है कि मेरिट के ऊपर तो पहले दिन से केस को सुना नहीं जा रहा। पहले दिन से हम दरख्वास्त कर रहे थे कि जुरिस्डिक्शन वाला मामला डिसाइड होगा तो केस आगे चलेगा। अगर जुरिस्डिक्शन वाला मामला ट्रायल कोर्ट ही डिसाइड कर लेती और हमें सुन लेती, मेंटेनेबिलिटी का क्वेश्चन हमारा सुन लेती कि क्या ये केस चलने के काबिल है भी या नहीं, तो हमें हाई कोर्ट ना जाना पड़ता। और अगर हम हाई कोर्ट आए हैं तो हाई कोर्ट को चाहिए कि अगर एक कोर्ट जो है उसके ऊपर हमें एतराज़ भी है और वो जुरिस्डिक्शन का मामला और दीगर मामला हमारे नहीं सुन रही, तो वो किसी और कोर्ट में भिजवा देती। उसी जज साहब के पास भिजवाया गया और तीनों दफ़ा उन्होंने हमें नहीं सुना और तीनों दफ़ा आखिरी दफ़ा भी बगैर सुने फैसला दे दिया गया और फैसला वही आया जो कि वो पहले भी फैसला देते आ रहे हैं। तो फिर जब हम सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, पहले भी हम गए सुप्रीम कोर्ट में, जो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से बात कर रहे थे, उसमें हमने ये दरख्वास्त की वहाँ पर जाकर के एक तो चीफ साहब के ऊपर हमने एतराज़ किया हुआ है, ट्रांसफ़र एप्लीकेशन दी हुई है, वो हमारा केस ना सुने, और दूसरा ये जो दूसरी दरखास्तें लेके इतने अरसे से बैठे हुए हैं डिसाइड करें, वो कानून के अंदर गुंजाइश है, कानून के मुताबिक हमने दरखास्त दी और वो हमारा हक है, हम अवेल कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी इनकी दरखास्तें डिसाइड करें, तो उन्होंने दरखास्तें डिसाइड कर दी। ठीक है, दरखास्तें क्या डिसाइड की गई कि वही जज जो हैं जिनके पास भिजवाया गया और उन्होंने फिर हमें सुने बगैर फैसला दे दिया। अब लेकिन सर अगर वहां पर कोई बाईपास किया गया था चीजों को, तो फिर सुप्रीम कोर्ट के हवाले से मैंने इब्तिदा में भी हवाला दिया, जदून साहब ने भी तस्करा किया, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी तो अनप्रेसिडेंटेड चीजें की गई ना, कि उस तरीके से बिल्कुल कहा गया कि कल तक दोपहर तक फैसला दें। तो आप समझते हैं कि वो सब कुछ भी मेरिट पर था या नहीं था? देखिए डिसाइड तो मामला कोई भी है वो सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी है, हाई कोर्ट की अथॉरिटी है। कोई मामला अगर डिले हो रहा है और जानबूझकर डिले किया जा रहा है, कभी वकील का बहाना बना के, कभी लंबे नोटिस करके, या कभी ये कह के कि हमारी तैयारी नहीं है, और ये शॉर्ट सेंटेंस ऐसा है कि अगर केस फिक्स होता है तो फ़ौरन ही उसके ऊपर 5 मिनट में सज़ा सस्पेंड हो जाती है। और ऐसा केस जिसके अंदर जो है फैसला ही गलत आया हुआ है, और उस केस के अंदर अगर हम जाकर इंसाफ की अपील करते हैं कि हमें इंसाफ दिया जाए, कि पहले इंसाफ नहीं मिला और अब दरख्वास्त नहीं सुनी जा रही, और उसमें अगर सुप्रीम कोर्ट कहती है कि इनकी समाअत करके तो फैसला दिया जाए, तो फिर उसमें क्या अर्ज है? अगर सुप्रीम कोर्ट कहती है कि मैंने हाई कोर्ट को नहीं देखना, उधर जो भी हो हम खुद फैसला कर रहे हैं, ठीक है जी, तो फिर तो ये एतराज़ भी करते, हालांकि वो भी पावर है
कर सकती है, क्योंकि जितनी ज्यादतियाँ हुई हैं और जो हमने दरख्वास्त भी दी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि हाई कोर्ट से हमें इंसाफ की उम्मीद नहीं है, दूसरी किसी हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र किया जाए, तो कोई हर्ज नहीं। लेकिन इस जगह के ऊपर ये कहना कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप इस मामले को सुने या इसके ऊपर डिसीजन लें, तो इसमें क्या हर्ज है? क्या हर्ज कोई नहीं है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। नईम साहब आपका पॉइंट आ गया कि आप समझते हैं कि इसमें कोई हर्ज नहीं है अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई रिमार्क्स दे दिए। पाशा साहब, मैं ये चाह रहा था कि मैं थोड़ा सा आपको प्रिसाइज कर दूं, क्योंकि आप मौजूद नहीं थे जिस दौरान हमारी गुफ्तगू हुई। मैंने मकबूल बाकर साहब का एक क्लिप जो है वो प्रोग्राम में चलाया भी है थोड़ी देर पहले। उन्होंने आसमा शिराजी साहिबा को इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा कि तकसीम हो चुकी थी, कानून से हटके कुछ बातें हो रही थी, मैंने भी कोशिश की, सिविल सोसाइटी ने भी कोशिश की, बार ने भी कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद मामला ठीक नहीं हो सके, मामला ख़राब हुए, बहुत वक्त गुजर चुका है, अब शायद जो है वो मामला मज़ीद ख़राब हों आने वाले दिनों के अंदर। तो बाकर साहब का ज़ाहिर है कि अभी बिल्कुल रिटायर हुए हैं। आप की मैंने जो है वो मीडिया टॉक देखी जिसमें आप लोग भी जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से इज़हार यकजहती का आपने मामला किया। फिर जदून साहब का पॉइंट भी यही था कि बाईपास जिस तरीके से चीज़ों को किया गया, फिर आज रिमार्क की बात हुई अथर मिनल्ला साहब के, तो इन तमाम मामलात के ऊपर आपका क्या पॉइंट आएगा? क्या सुप्रीम कोर्ट थोड़ी सी स्पीड में नहीं जा रहा इस केस के अंदर? पंजोता साहब तो कहते हैं कि ठीक है कोई मसला नहीं, सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार है। सबसे पहले मैं ये अर्ज करूंगा कि जो आज लिफ्ट की खराबी के बायस जो इन भाइयों को, हमारे वकला भाइयों को तकलीफ हुई, उसके लिए हम गहरी तशवीश का ज़रूर इजहार करते हैं और अफसोस का भी इजहार करते हैं कि अभी जुमा 8 दिन हुए हैं ये नई बिल्डिंग बनी और इस पर नए सारे इक्विपमेंट्स नस्ब किए गए, लेकिन उसके बावजूद जो है ये खराब होना, ये कोई चीफ जस्टिस साहब के लिए वाकई ये अलार्मिंग है और उनको देखना चाहिए, क्योंकि कस्टोडियन है वो और अरबों रुपए की ये इमारत बनी है और इसमें सारी इंस्टॉलेशन जो है वो आप देख लें किस तरह की है। और अगर खुदा न इतनी देर बंद रहना, खुदा न खास्ता कुछ हो जाता, कोई ऐसा बड़ा हादसा, तो उसका कौन जिम्मेदार था? इसकी बहरहाल इंक्वायरी जरूर होनी चाहिए और जो इसके जिम्मेदारान उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक, हम इनके साथ इज़हार यकजहती करते हैं। अब बात आ गई सुप्रीम कोर्ट की, जो आपने फरमाया कि हमने आके प्रेस ब्रीफिंग की। बिल्कुल हम समझते हैं कि एक ऐसा मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास 2 दिन पहले फिक्स हुआ जो कि इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर्स के खिलाफ अपीलें थी। इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर हम उनको कहते हैं जो दरमियानी अहकामात के होते हैं और उनकी अपीलें जब उनके पास फिक्स हुई तो उस वक्त तक फाइनल जजमेंट आ चुकी थी ट्रायल कोर्ट की। और ऐसी सूरत हाल में हम ये कहते हैं कि वो जो इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर्स होते हैं वो मर्ज हो जाते हैं मेन जजमेंट के अंदर। तो मेरा ख्याल है कि वो इन्फेक्चस हो के उनको डिस्पोज ऑफ हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ। अब रिटर्न ऑर्डर तो था कुछ और, लेकिन जो ऑब्जर्वेशंस और जो बातें की गई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानब से, तो उसमें तो यहाँ तक था कि ये तो बरी किस तरह, बरी क्यों नहीं हुआ, ये तो इसको तो ये केस बनती ही नहीं है। या फिर ये कहा कि डिफेंस एविडेंस जो है वो क्यों नहीं रिकॉर्ड हुई। अब डिफेंस एविडेंस की रिकॉर्डिंग वाला मामला उनके बाद हुआ था, उन एप्लीकेशंस के बाद जो यहाँ पे पहुंची थी। हालांकि मैं कैटेगरिकली ये कह रहा हूं कि जो रिमार्क ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दिए, जो ऑब्जर्वेशन दी, वो बिल्कुल जायज थी, वो ठीक थी, लेकिन टाइमिंग ठीक नहीं थी। हम ये समझे कि इट अमाउंट्स टू बी इंटरफेरेंस इन दी स्मूथ प्रोसेस ऑफ हाई कोर्ट। अब एक मैटर उनके पास पेंडिंग है, आप उन पे अगर ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कोई वर्डिक्ट दे रही है तो वो इसीलिए कल हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि हम तो ट्रायल कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान सैंडविच बन गए। अब आप दूसरी तरफ में आता हूँ, कल डेट हो गई आज के लिए, यानी लंदन डिवीजन बेंच, नाजरीन की सहूलत के लिए मैं बताता चलूं कि डिवीजन बेंच उसको कहते हैं जिसमें दो मुअज़्ज़ज़ जज साहबान होते हैं। तो वो रूटीन है कि मंडे से लेके थर्सडे तक हर हाई कोर्ट में डिवीजन बेंच बैठता है और यही रूटीन इस्लामाबाद हाई कोर्ट की भी है। जंगीर जदून साहब बैठे हैं, फॉर्मर एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद हैं, वो इस बात की तायीद करेंगे। जुम्मे वाले दिन चाहे कितना भी कोई अहम केस हो,
वो नहीं फिक्स होता और वो फिर आगे मंडे तक चला जाता है या फिर और डेट एडजस्टमेंट हो जाती है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि हमारे ये दोस्त जरूर अप्रिशिएट करेंगे हाई कोर्ट के इस फेल को कि उन्होंने मंडे को फिक्स करने के बजाय फ्राइडे को फिक्स किया, और ये इनको एक, मैं समझता हूं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ दिया गया। लेकिन इन्होंने तो वॉकआउट कर दिया जदून साहब उस पे, पाशा साहब उस पे तो वॉकआउट किया है आज कि जी फैसला क्यों नहीं हुआ आज। चले वॉकआउट कर दिया, वो उनका राइट है। हो सकता है मैं होता तो मैं कल वॉकआउट कर जाता कि जनाब ये तो सिर्फ सस्पेंशन है, शॉर्ट सेंटेंस है, 3 साल सजा है, सिर्फ ये 10 या 15 मिनट का काम है, इसको एविडेंस को तो टच करनी ही नहीं है। सिर्फ आपने देखना है कि जो जजमेंट है उसमें क्या एरर्स हैं, क्या डेफिशिएंसीज हैं, कहाँ से जज साहब ने जो है वो किस अहम एस्पेक्ट को इग्नोर किया, सिर्फ ये आर्गू होता है और ये 10 से 15 मिनट का काम है। लेकिन आज वो फरमा रहे हैं ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब कि हम वो इल्जाम अपने ऊपर नहीं लेना चाहते जो ट्रायल कोर्ट पे लिया। अब समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है। ट्रायल कोर्ट की अपनी प्रोसीजर डिफेक्ट है, उन्होंने 2-3 ऐसी ग्लेयरिंग किस्म की मिस्टेक की हुई है कि वो हमने क्रिमिनल जो पूरा सिस्टम है उसमें आज तक हमने नहीं देखी। जो काम हो रहे हैं इन केसेस में दोनों साइड से मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट अर्ज करूंगा, ये भी एक बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है कि 42 तारीख पेशियों पे 37 पे जो अक्यूज्ड है वो हाजिर नहीं हुए और टोटल 4 पे हाजिर हुए। ये भी एक है। प्रोसिक्यूशन कहेगी जी ये क्या बात हुई, अक्यूज्ड इज सपोज्ड टू बी अपीयर ऑन ईच एंड एवरी डेट ऑफ हियरिंग और सिर्फ 4 पेशियों पे पेश हुए हैं, बाकी जो है वो नहीं पेश हुए। तो ये सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। मामला दोनों तरफ से जो है वो गड़बड़ है, दोनों तरफ से स्मूथली काम नहीं चल रहा। बिल्कुल ठीक है पाशा साहब, मैं एक ब्रेक लेके दोबारा आता हूं, नईम साहब की तरफ भी जाऊंगा, जागीर जदून साहब की तरफ भी जाऊंगा, आपसे भी क्लोजिंग करवाऊंगा कि मामला दोनों तरफ से बराबर नहीं है। ऐसा लग रहा है कि अमल का रद्द-ए-अमल हो रहा है यहाँ पर। एक अगर आपने जो है वो मेरे ऊपर प्रेशर देने की कोशिश की तो जवाब में मैं भी आपके साथ दूं। अल्लाह ताला महफूज रखे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं। पाशा साहब से क्लोजिंग करा लूं। पाशा साहब, आखिरी 2-3 मिनट है, पाकिस्तान बार कौंसिल के सामने भी सारे मामलात हैं ना कि किस तरीके से जो है वो एक के बाद एक सूरत हाल हमारे सामने आ रही है। तो क्या इसके ऊपर हो सकता है, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जैसी अदालतों के ऊपर सियासी बोझ पड़ा है तो बहुत सारे मामलात खुल के सामने आ गए, इल्जामात खुल के सामने आ गए। देखें, बदकिस्मती ये है कि हमारी अदालतें जो हैं वो मुख्तलिफ अदवार में उनकी सोच और फिक्र मुख्तलिफ होती है और वक्त के साथ साथ सनी हुकूमती दबाव होता है, सियासी होता है या कोई और दबाव होता है। आप जरा थोड़ी सी अगर मेमोरी रिकॉल करें तो गुज़श्ता दौर में वो कैप्टन सफदर साहब, उनको मेरा ख्याल है 1 साल और 2 महीने सजा हुई थी। बहुत ही शॉर्ट सेंटेंस थी और उसको तो मैं खुद हाई कोर्ट का जज रहा हूँ, इतनी छोटी सजा अगर आती थी हमारे पास तो नोटिस भी नहीं इशू करते थे और देन एंड देयर हम सस्पेंड कर देते थे। कैन यू इमेजिन फाद साहब के उनको उनकी सजा सस्पेंड हुई 2 महीने के बाद, यानी मोहतरम खान साहब को 3 साल की सजा है। मैं इनको जस्टिफाई नहीं कर रहा, मैं इधर भी यही आता हूँ कि जब ये जो पीटीआई के चेयरमैन को सजा हुई तो मैंने मुतअद्दिद चैनल्स पे उसी वक्त उसी दिन ये कहा था कि इसमें इतने प्रोसीजर डिफेक्ट्स हैं, खास तौर पे मेंटेनेबिलिटी की जो 2 दफा रिमांड हुई अपीलें, और ये कहा गया जी आप इनको सुन के फैसला करें, नंबर 1। नंबर 2, जो सबसे ग्लेयरिंग मैं समझता हूँ कि क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस की तबाही फेर दी गई जब एक 342 की स्टेटमेंट में आपने क्वेश्चन खुद पुट किया कि आप डिफेंस एविडेंस देना चाहते हैं और उनका जवाब हाँ में आया और उन्होंने उनके वकला ने लिस्ट दे दी, तो आपको रिकॉर्ड करना चाहिए थी। तो आपने कहा जी अभी ले आए, आपने कहा जी अभी ले आए, ये कैसे मुमकिन है? आपने डिफेंस की शहादत रिकॉर्ड किए बगैर आप इस कंक्लूजन पे कैसे पहुंच गए? तो पाशा साहब फिर हम यही कह सकते हैं ना कि अदालतों पे जब सियासी प्रेशर आया, सियासी मुकदमात का प्रेशर आया, तो फिर हमारा जस्टिस सिस्टम जो है वो खुल के सामने आ गया है, उसमें नकाइज सामने आ गए। मैं वही कह रहा हूं, मैं तो मेरा ख्याल है आज जो जंगीर जदून साहब का विजडम है उसको मैं सल्यूट करता हूं कि उन्होंने आज जब ये कहा
कि जो ये तो चेयरमैन साहब की फेवर हुई है और कोई शक नहीं है कि इस केस में फेवर दी गई है, डिफेंस एविडेंस उनकी रिकॉर्ड ना करके, ताकि एपेलेट स्टेज पे उनको बेनिफिट मिले। तो ये है लूप होल्स। मैं समझता हूं कि हमारे जुडिशियल सिस्टम में जिस तरह ज्यादतियां हो रही हैं, और अभी तक भी हमारे जो हाई एप्स हैं, जो कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहबान हैं, वो इस बात पे क्यों नहीं सोच रहे कि एक ऐसा मैकेनिज्म बना दे, कोई ऐसा जुडिशियल सिस्टम आ जाए इस मुल्क में कि ताकि किसी को ये अनड्यू ना फेवर मिले और ना ही किसी को अनड्यू हरास किया जाए। बिल्कुल ठीक, साफ होता नजर आना चाहिए। बहुत शुक्रिया हसन रजा पाशा साहब आपका, नईम पंजोता साहब आपका, जहांगीर जैतून साहब आपका। आप तीनों ने मेरी बातें भी सुनी और कानूनी बातें भी बताई। प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। याद दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।